गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है। मैं एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हूं और आपको अपने चैनल सिप टेक सिंप्लीफाइड के प्लेटफॉर्म के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। हमारी जो अभी करंट ऑनगोइंग वीडियो सीरीज है, इसमें हम पाकिस्तान पेपरा रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं। फेडरल लेवल पे जो रूल्स पब्लिक प्रोक्योरमेंट को एग्जीक्यूट करते हुए पब्लिक डिपार्टमेंट्स को और वर्क्स डिपार्टमेंट्स को या फेडरल मिनिस्ट्रीज को फॉलो करने होते हैं, हम उन रूल्स को स्टेप बाय स्टेप इन अ सिंपल लैंग्वेज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू वीडियो कंटेंट। हमारे इस चैनल की इस प्लेलिस्ट में जिसमें आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दो किस्म का कंटेंट अवेलेबल है। एक टॉपिक वाइज वीडियोस हैं जो एक लेंथी ऑडियंस अगर पसंद करती है और वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वो लॉन्गर वीडियोस आप देख सकते हैं। और दूसरी ऑप्शन आपके पास शॉर्ट वीडियो की है जिसमें हम वन बाय वन हर रूल को डिस्कस करेंगे। तो पेपरा का बैकग्राउंड आपको पहले भी मैं पिछली वीडियोस में दे चुका हूं कि ये रूल्स फेडरल लेवल पे एप्लीकेबल हैं तमाम उन डिपार्टमेंट्स के ऊपर जो फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग के अंदर प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, वर्क्स की, सर्विसेज की या गुड्स की। और ये रूल्स 2004 में इम्प्लीमेंट हुए और तब से ये एट वंस जो ही ये इशू हुए एट वंस ये एप्लीकेबल हैं और अभी तक हैं। तो लेटर ऑन अगर गवर्नमेंट इसमें कोई अमेंडमेंट करती है तो वो मुख्तलिफ एसआरओस के थ्रू इन रूल्स के अंदर इनकारपोरेट कर देती है। तो हम लेटेस्ट वर्जन ऑफ द रूल्स को डिस्कस कर रहे हैं और सो फार हमारी वीडियो में हम रूल नंबर 9 तक पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो आज की जो टॉपिक है हमारा रूल 10 के बारे में है और रूल 10 को हम आज फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे और इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको मैं इसके ऊपर ब्रीफ करूंगा। तो सिर्फ टेक सिंप्लीफाइड के साथ जुड़े रहिए और अगले चंद मिनट में हम आपको एक्चुअल रूल नरेट करके उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन ताकि उसमें आपको हम प्रेजेंटेशन के थ्रू हम ब्रीफ कर सकें। जैसा कि मैंने बताया, सिफ्टेक सिंप्लीफाइड का प्लेटफॉर्म इनिशियली हमने स्टार्ट किया सिविल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। और अब हम इस प्लेटफॉर्म को प्रोक्योरमेंट साइड पे लेके जा रहे हैं क्योंकि मेरा अपना प्रोक्योरमेंट साइड पे इंटरेस्ट भी है और मेरे पास प्रैक्टिकल प्रोक्योरमेंट का एक्सपीरियंस भी है। प्लस मेरे पास दो डिप्लोमास भी हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। तो इस रूल को इस प्लेलिस्ट को बनाने का मकसद ये है कि हम इंजीनियर्स की और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करें जो कि प्रोक्योरमेंट साइड के ऊपर काम कर रहे हैं in addition to the civil engineering part of our channel which is already ongoing। तो आप उन वीडियोस को भी देखिए, उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया चैनल के बारे में भी आपको और आज के टॉपिक के बारे में, टॉपिक आज का हमारा जो है वो रूल 10 को डिस्कस करता है और रूल 10 जो है स्पेसिफिकेशंस की बात करता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोक्योरमेंट साइकिल। स्पेसिफिकेशंस को आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। मेरा नाम इंजीनियर इमरान अजीज है और मैंने मल्टीपल पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है पाकिस्तान में। और मेरा अभी तक एक्सपीरियंस ये कहता है कि स्पेसिफिकेशंस या रूल 10 जो है वो आपकी प्रोक्योरमेंट साइकिल की एक बेसिस बनती है। क्योंकि अगर आप इसको स्किप कर रहे हैं या इसमें कोई भी बायसनेस आप ला रहे हैं या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो आगे जाके ये आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर कर देगी। और बेशक आपकी बिड्स और बिडिंग प्रोसेस बहुत ही अच्छी नौयत का हुआ हो, देन स्टिल यू आर इन ट्रबल। और एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट यू माइट फेस द consequences ऑफ द बायस्ड स्पेसिफिकेशंस जो आपने प्रोवाइड की हैं बिडर्स को।
तो इमेजिन करें कि आप एक टेंडर फ्लोट कर रहे हैं बट दैट कॉन्ट्रैक्ट गेट रिजेक्टेड। तो यू विल गो बैक टू द रीजंस कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्यों रिजेक्ट हो गया या बिड्स क्यों रिजेक्ट हो गया। तो सो one of the cause or one of the reason must be the biased specifications। जो आपने स्पेसिफिकेशंस बनाई थी वो जेनेरिक नहीं थी, वो बाइस्ड थी, वो फेवरेटिज्म के ऊपर बेस कर रही थी। So ignoring the specification and bypassing the approval process can lead to the audit objections, retendering and even disciplinary action। तो आपकी, जैसे मैंने कहा कि स्पेसिफिकेशंस को अगर आप पार्ट को इग्नोर करेंगे प्रोक्योरमेंट का और आप बाईपास करेंगे अप्रूवल प्रोसेसेस को या स्पेसिफिकेशंस की ओपननेस को, तो आप दावत दे रहे हैं ऑडिट पैरास को, ऑडिट ऑब्जेक्शंस को और डिसिप्लिनरी एक्शंस को अपनी तरफ। तो अल्टीमेटली आपको इसके कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, रीटेंडरिंग की तरफ भी जाना पड़ जा सकता है और डिसिप्लिनरी एक्शन या इंक्वायरीज भी फेस करनी पड़ जा सकती हैं। सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि प्रिक्योरमेंट प्लानिंग, जिसमें चार मोटे पिलर्स हैं, हम दो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्रिक्योरमेंट प्लान आपने अपलोड करना है, आपने स्प्लिटिंग को अवॉइड करना है, और थर्ड वन इज स्पेसिफिकेशंस, और फोर्थ वन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन चार पिलर्स के ऊपर बेस करके आपका प्रिक्योरमेंट प्लान बनता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स डिस्कस रूल 10 टुडे, कि अगर आप विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कि आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए। सो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं रूल 8 प्लानिंग में, रूल 9 लिमिटेशंस ऑन स्प्लिटिंग, और रूल 10 है स्पेसिफिकेशंस, एंड देन रूल 11 में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अप्रूवल मैकेनिज्म को। सो स्पेसिफिकेशन का रूल पेपरा जो है वो कहता है कि स्पेसिफिकेशन इज कवर्ड अंडर रूल 10, एंड देन फर्दर फोर different clauses are there. 10A is procuring agency shall allow the widest possible competition by defining such specifications that shall not favor favor any single contractor or supplier, nor put others at disadvantage। So it's very clear from the text कि procuring agency shall, again it's a binding rule, आप इससे राय फरार इख्तियार नहीं कर सकते, ये आपके ऊपर मैंडेटरी रूल है और आपके ऊपर ये शेल कवर्ड्स यूज हुए हैं। जहां भी रूल्स में शेल कवर्ड यूज होगा, सो दैट रूल इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द पेपरा और आपके ऊपर बाइंडिंग है। सो प्रोक्योरिंग एजेंसी शेल अलाउ अलाउ करेगा वाइडेस्ट पॉसिबल कंपटीशन को by defining such specifications that shall not favor any single contractor or supplier। ऐसी स्पेसिफिकेशंस आप बनाएं जो ओपन हो, बाइस ना हो, फेयर कंपटीशन को अलाउ करें और इनकरेज करें, तो किसी को फेवरेटिज्म की तरफ ना ले जाएं, ना ही किसी को डिसएडवांटेज के ऊपर ले जाएं। बोथ साइड्स ऑफ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, बोथ साइड्स आर कवर्ड अंडर पेपरा। सो स्पेसिफिकेशंस शुड बी जेनेरिक। क्लॉज 10.2 कहता है कि एनी टर्म, स्पेसिफिकेशंस, स्टैंडर्ड्स, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट्स prescribing the technical or quality characteristics shall be generic in nature and shall not include reference to brand name, model number, catalog number, name or origin of the country or similar classification। सो अगेन रूल 10.2 जो है इसको मजीद एक्सप्लेन करता है, मजीद एलेबोरेट करता है, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। 10.2 ये कहता है कि अगर आपने स्पेसिफिकेशंस जो भी आपने स्पेसिफिकेशंस देनी है, स्टैंडर्ड्स देने हैं, फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट्स मेंशन करनी है, whether they are technical specifications or they are quality or performance based specifications or characteristics of the product or service or works, so those should be generic in nature and shall not include reference to any brand name।
आप कोई भी ब्रांड नेम को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर सकते, ना ही किसी स्पेसिफिक मॉडल ऑफ द प्रोडक्ट को मेंशन कर सकते हैं, ना ही किसी कैटलॉग नंबर को आप मेंशन कर सकते हैं, और नेम और ओरिजिन ऑफ द कंट्री एंड सिमिलर क्लासिफिकेशंस भी आप मेंशन नहीं कर सकते। तो ये क्लियरली 10.2 के अंदर पेपरा ने पाबंदी लगा दी है शेल का लफ्ज इस्तेमाल करके, कि आपने ये काम नहीं करने, ना ही किसी का ब्रांड नेम मेंशन करना है, ना ही किसी का मॉडल नंबर मेंशन करना है, कैटलॉग नंबर, नेम और कंट्री ऑफ ओरिजिन भी आपने मेंशन नहीं करना किसी प्रोडक्ट का। तो उसके बाद थ्री थ्री में मजीद वो आपको एक थोड़ी सी गुंजाइश देते हुए एक और एक्सप्लेनेशन लाए हैं। और इसमें अक्सर चूंकि बाज औकात कोई ऐसी सर्विस या ऐसी प्रोडक्ट आपको लेनी पड़ती है कि जिसका ओवरऑल सिस्टम ऑलरेडी आपके पास चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपने अपने ऑफिस के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें कोई मॉडिफिकेशन करवानी है, या कोई ऐसा काम, फॉर एग्जांपल कोई आईटी इक्विपमेंट उस वो ओवरऑल सिस्टम के साथ कंपेटिबल होगा एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली उस ब्रांड को या उस ऑपरेटिंग सिस्टम की करेक्टरिस्टिक्स को तो मेंशन करना होगा। अदरवाइज आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट ऑफर आ जाए जो कि आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम या ओएनएम स्ट्रक्चर के साथ ही कंपेटेबल ना हो, तो आप तो वो नहीं ले सकेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए उस एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल को मेंशन करना जरूरी होता है, ताकि अगेन आपके पास वाइडेस्ट कंपटीशन भी आ जाए और आपका जो मकसद है वो आपको अपने मकसद की प्रोडक्ट मिल जाए। तो ऐसे केस में जहां पे ये जरूरी हो कि इसको मेंशन किए बगैर आपकी स्पेसिफिकेशंस या आपकी टेंडर डॉक्यूमेंट्स वो क्लियरली कन्वे नहीं हो सकती सप्लायर्स को या वेंडर्स को, और दे माइट गेट कंफ्यूज्ड और दे माइट प्रपोज समथिंग विच इज नॉट compatible with your existing system। सो आपको बताना जरूरी है। तो उस केस में आपने वो मॉडल नंबर या वो ब्रांड या वो नेम मेंशन करके उसकी परफॉर्मेंस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी मेंशन करके साथ आपने और इक्विवेलेंट का लफ्ज यूज करना है, कि उसकी इक्विवेलेंसी में जो भी ब्रांड हो या उसकी इक्विवेलेंसी में जो भी मॉडल नंबर या कैटलॉग नंबर हो जिसमें ये फीचर्स अवेलेबल हैं, तो वो आप प्रपोज कर सकते हैं। और अगेन द इक्विवेलेंसी शुड आल्सो बी डिफाइंड, it should be a defined parameter of equivalence। मैं रीड करता हूँ इस रूल को। इन केस द प्रोक्यूरिंग एजेंसी इज कन्विंस्ड दैट द यूज ऑफ और a reference that the use of or a reference to a brand name or a catalog number is essential to complete an otherwise incomplete specification, and no other sufficiently precise or understandable way of describing the characteristics of goods, services, and works to be procured is provided. The word or equivalent shall be used after recording specific justifications in writing therein. The procuring agency shall be responsible to define the parameters of equivalence for all participants to procurement process to ensure transparency। So यहाँ पे again second word में भी अगर आप नोट करें, the procuring agency shall, ऊपर भी शेल है, इक्विवेलेंट शेल बी यूज्ड, और यहाँ भी शेल है। आपने आर इक्विवेलेंट बी मैंडेटरी है आपने साथ लिखना है, एंड देन यू आर अगेन बाउंड टू प्रोवाइड द रीजनेबल एंड डिफाइंड पैरामीटर्स ऑफ इक्विवेलेंसी। तो आपने वो भी पैरामीटर्स मेंशन करने हैं कि किन पैरामीटर्स के बुनियाद के ऊपर आप एक प्रोडक्ट को आपकी मेंशन स्पेसिफिकेशन के साथ इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। सो आई होप ये दिस रूल इज क्लियर। उसके बाद दो और रूल्स पेपरा ने रूल्स सब रूल्स डाले हैं जो ऑक्शंस और नॉर्मली ऑक्शन ऑफ द एसेट्स को डिफाइन करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट्स के अंदर किसी चीज की ऑक्शन जब डिपार्टमेंट्स ऑफर करते हैं, कोई गाड़ियां हैं, कोई फर्नीचर है, या ओल्ड आईटी इक्विपमेंट है, या जो भी चीज है, कोई एसेट है, कोई बिल्डिंग है ओल्ड, तो उसमें वो एज इज वेयर इज, लाइक लाइक जैसा है और जहां है की बुनियाद पर एक्शन करते हैं। तो ये ऐसे नहीं लिखा होता, बल्कि ये भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पेपरा की।
So solicitation documents are notices for disposal of assets by tender, and any additional information made available to the prospective participant shall specify that the asset is to be sold on as is where is basis and shall disclaim liability after sale. सो अगेन आपने डिस्पोजल ऑफ एसेट बाय टेंडर अगर आप कर रहे हैं टेंडर के थ्रू, तो एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन मेड अवेलेबल टू द प्रोस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट्स शेल स्पेसिफाई। तो आपने जो भी उन एसेट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है उसके साथ आपने ये मैंडेटरी लिखना है कि ये चीज सोल सेल की जाएगी एज इज वेयर इज बेसिस के ऊपर, और आफ्टर सेल जो है वो कोई भी लाइबिलिटी डिपार्टमेंट क्लेम नहीं करेगा। तो उन्होंने वहीं पे साइट के ऊपर इस चीज को चेक करके ऑक्शनियर्स ने लेनी होगी। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं जिसमें आपने मजीद पेपरा ने कह दिया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल सब रूल 4, a procuring agency shall give a full and accurate description of an asset to be disposed of। तो आपने सिर्फ एज इज वेन इज वेयर इज के ऊपर काम नहीं चलाना, बल्कि आपने आपके ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पेपरा की कि यू विल हैव टू गिव द फुल एंड एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट एसेट विच इज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। फुल और एक्यूरेट उसकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन आपने प्रोवाइड करनी है वेंडर्स को, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। सो रूल 10 इज वेयर, यहाँ पे हमने डिस्कस किया अभी तक रूल। आई होप इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मजीद भी एक्सप्लेन करेंगे। सो इस रूल में इंजीनियर्स या जो प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी डाली है पेपरा ने, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस नॉर्मली या आपका कंसर्न कंस्ट्रक्शन इंजीनियर या कंस्ट्रक्शन मैनेजर बनाता है वर्क के केस में, और या गुड्स और सर्विसेज के केस में आपका प्रोक्योरमेंट ऑफिसर या प्रोक्योरमेंट मैनेजर आपकी स्पेसिफिकेशंस का पार्ट देख रहा होता है। ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो उन्हीं के ऊपर आती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस किसी वेंडर ने ये चीज फ्लैग आउट कर दी कि आपकी स्पेसिफिकेशंस किसी फलां ब्रांड को सपोर्ट कर रही है या हमारे ब्रांड को डिस्करेज या डिसएडवांटेज कर रही हैं, सो दे हैव द फुल राइट टू फ्लैग इट आउट, और फिर ये आपका प्रोसेस हार्ड हो जाएगा और आपको फिर ग्रीवियंस रिड्रेसल में पहले जाना होगा, और इट मे कम अगेंस्ट यू, और आपको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस कंप्लीटली कैंसिल करके दोबारा करना पड़ेगा विद जेनेरिक स्पेसिफिकेशन। सो बी श्योर के आपकी स्पेसिफिकेशंस कभी भी बाइस ना हो, फेवरेटिज्म के ऊपर ना हो। इनमें क्या होना चाहिए, इनमें न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, ये दे शुड बी जेनेरिक, दे शुड बी न्यूट्रल, दे शुड बी परफॉर्मेंस बेस्ड। आपका ये काम नहीं है कि आपने किस से प्रोडक्ट लेनी है, बल्कि आपका ये काम नहीं है कि आपने क्या प्रोडक्ट लेनी है। मकसद ये है, डोंट मेंशन द ब्रांड नेम्स और अलाउ द स्ट्रिक्ट अलाउ द ओपन कंपटीशन एंड डोंट रिस्ट्रिक्ट द कंपटीशन। मकसद ये है इस रूल को डालने का। फॉर एग्जाम्पल हम एक कोई भी किसी किस्म का सबमर्सिबल पंप परचेज करना चाहते हैं, तो आप कभी भी ये नहीं लिख सकते कि फलां कंपनी का सबमर्सिबल पंप हमें प्रोवाइड करें। ये तो फिर वो ओपन टेंडर ना हुआ, बल्कि ये तो फिर आपकी बायसनेस को शो करता है। तो एक्स वाई जेड ब्रांड पंप ओनली, इस तरह की स्पेसिफिकेशंस जो है ये चैलेंजेबल स्पेसिफिकेशंस है और मिस प्रोक्योरमेंट में आता है। सो व्हाट यू हैव टू राइट इज यू हैव टू एक्सप्लेन द पंप कैपेसिटी, कितने हार्स पावर की हो, उसके बाद उसका हेड कितना होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी क्या हो, और इक्विवेलेंट करके आगे आपने ये मेंशन करना है। अगर आप स्पेसिफिक किसी भी कंपनी को का लेना चाहते हैं, आप कन्विंस्ड हैं कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है ये फलां पंप ही पूरी कर सकता है, तो फिर भी आप उस ब्रांड का नाम मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि उनकी वो स्पेसिफिकेशंस जो परफॉर्मेंस बेस्ड हो और क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस और टेक्निकल, वो मेंशन करके उसके साथ आर इक्विवेलेंट का लफ्ज आपने लिखना होगा। स्पेसिफिकेशन डिफाइन व्हाट इज रिक्वायर्ड, नॉट हु शुड विन। यस,
वी ऑलरेडी डिस्कस दिस कि आपका ये काम नहीं है कि इस टेंडर को कौन जीते, आपका ये काम है कि आपको क्या चाहिए. So you have to explain your you have to ensure your widest competition और fairness, transparency जो हमने प्रिंसिपल ऑफ द प्रोक्योरमेंट में पढ़ा है, सो उनको आपने इंश्योर करना है. ब्रांड बाय स्पेसिफिकेशंस रिस्ट्रिक्ट करेगा, क्योंकि ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले यही चीजें देखी जाती हैं. ये रिस्ट्रिक्ट करेगा कंपटीशन को, और अल्टीमेटली ये लीड करेगा टुवर्ड्स ऑडिट पैरास, टुवर्ड इंक्वायरीज, और इवन द कैंसिलेशन ऑफ टेंडर्स. क्योंकि ये जो है बाइस्ड स्पेसिफिकेशंस जो है, ये पेपरा और ऑडिटर्स की नज़र में एक वायलेशन ऑफ द पेपरा रूल्स है, और इनसे आपने अपने आप को और अपने इदारे को बचाना है. सो दैट वाज रूल 10 वी डिस्कस्ड सो फार. रूल under Rule 8, we discussed the procurement plan. Under Rule 9, we discussed the splitting is not allowed. Now, in Rule 10, we discussed the fair specifications. And in next video, we are going to discuss the approval mechanism. So stay tuned with SwiftX Simplified. Like and share this video. Share it with your friends. And subscribe to SwiftX Simplified. और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, तो आप swiftxsimplified@gmail.com के ऊपर हमें सेंड कर सकते हैं. सो थैंक यू वेरी मच. फॉलो अस ऑन टिकटॉक, सब्सक्राइब एट यूट्यूब. हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो स्विफ्ट सिंप्लीफाइड है, टिकटॉक भी स्विफ्ट सिंप्लीफाइड है. हम फेसबुक के ऊपर भी इसी पेज और इसी नॉमेनक्लेचर के साथ अवेलेबल है. और हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, और हमारा व्हाट्सएप का चैनल भी है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है. तो डू शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स. सो आई होप आपने एंजॉय किया है. सो थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.